दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 21st एपिसोड है। एंड पिछले एपिसोड में हमने स्यूडो फोर्सेस को देखा था कि स्यूडो फोर्स कैसे हम लगाते हैं। आज का जो एपिसोड है इसके ऊपर हम कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स को हमने लेक्चर नंबर 18th एंड 19th में डिस्कस किया था और उनको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व किया था। आज हम उन्हीं को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसिडर करके सोल्व करेंगे, मतलब स्यूडो फोर्स की हेल्प से उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये कि स्यूडो फोर्सेस जो मैंने आपको बताया लास्ट एपिसोड में, वो केवल ट्रांसलेशनल मोशन के लिए बताया था, जब बॉडी जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रही हो। अगर रोटेशन इन्वॉल्व हो गया, सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व हो गया, तो चीजें डिफरेंट होंगी। तो स्यूडो फोर्स तब भी आप लगा सकते हो, तभी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को आप देखोगे। कैसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बनती है, कोई भी फ्रेम जो रोटेट कर रही है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्यों होती है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे जब आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जब आपको बताऊंगा कि कैसे वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो उस रेफरेंस फ्रेम में कैसे हम लॉज ऑफ मोशन को लगाएं वो भी हम कंसिडर करेंगे। बट अभी नहीं, वो आगे चल के करेंगे। तो आप इस स्यूडो फोर्स को हम फिर से कंसिडर करेंगे रोटेशनल मोशन में आगे चल के, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी ट्रांसलेशनल मोशन तक ही रखिए, जिसमें मोशन जो है वो केवल एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 18 में एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी को मैं चाह रहा हूँ कि एक और नजरिए से सोल्व करें। आपके पास एक ऐसी स्ट्रिप थी, ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रिप थी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये स्ट्रिप रखी हुई थी, और इसके साथ एक ब्लॉक जो है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ था। और आप क्या कर रहे थे, आप इसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे थे। सोचिए ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूं इधर। तो ये जो ब्लॉक था ये इनिशियली यहां पे था, t = 0 पे ये यहां पे था, ठीक है। t = 0 पे ये ब्लॉक मेरा यहां पे था और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। आपको क्या बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि ऑब्वियसली ये इधर की तरफ स्लाइड करेगा। जब आप इसको इधर की तरफ एक्सेलरेट करोगे, पीछे वाली जो स्ट्रिप है या पीछे वाला जो स्केल है उसको अगर आगे की तरफ धक्का दोगे, एक्सेलरेट करोगे, तो ये ब्लॉक जो है यहां से इधर की तरफ मूव करेगा। आपको ये बताना था कि आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ है t = 0 के बाद, आफ्टर 2 सेकेंड s की वैल्यू बतानी है, फाइंड s, कि कितना ये डिस्प्लेस हुआ है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी बतानी है अलोंग द स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिप, अलोंग द स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप है इसके अलोंग आपको बताना है कि क्या इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन होगी। अच्छा, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन मैंने उस टाइम फ्रेम किया था। तो मेरे ख्याल से इस तरह का कोई क्वेश्चन था। इसको हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व किया था। हमने इस ब्लॉक को B बोला था और इसका मास मान लीजिए 1 किलोग्राम है, और यहाँ पे ये मान रहा हूं कि ये सरफेस मेरे फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो आप जरा देखिए, वही प्रॉब्लम मैं दोबारा ले रहा हूं, लेकिन इस बार सोल्व करने का जो नजरिया होगा वो डिफरेंट होगा। इस बार मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सोल्व नहीं करूंगा। इनर्शियल में ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हालांकि मैं आपको थोड़ा रिलेट करने के लिए थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दूंगा कि कैसे हमने किया था, वो मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सको दोनों चीजों में, सो दैट आप समझ सको कि वहां पे कैसे था और यहां पे अब मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले जरा देखिए, इस ब्लॉक को मैं ब्लॉक B बोल देता हूं और स्ट्रिप को मैं A बोल देता हूं, ठीक है। स्ट्रिप को मैं A बोल देता हूं, ब्लॉक को मैं B बोल देता हूं। तो अगर आप देखें, तो अगर मैं A को देखूं तो A खुद एक्सेलरेट कर रहा है। A के रेस्पेक्ट में अगर मैं B को देखूं, तो ध्यान से देखो, A के ऊपर चढ़ के मैं B को देखूंगा तो इसका मतलब मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूं। क्यों? क्योंकि A जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अपनी अगर रेफरेंस एक्सिस को मैं A पे फिक्स कर दूं, सोचिए यहां पे मैंने फिक्स किया हुआ कि इधर मेरी x है, इस तरफ मेरी x डायरेक्शन है, इस तरफ मेरी y डायरेक्शन है, सोचिए, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, भी ध्यान रखना, इसको मैंने बोर्ड पे बनाया है, असल में हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे हॉरिजॉन्टल xy। तो z, इसका जो mg फोर्स होगा वो z की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा इसका mg फोर्स। तो mg फोर्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन है वो z डायरेक्शन में हो ही नहीं रहा, वो तो xy प्लेन में हो रहा है। और मैंने xy प्लेन को मान लीजिए इस A स्ट्रिप जो थी इसके ऊपर फिक्स कर दिया। अब क्योंकि A जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है बताओ, ये एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गई है। अब अगर आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से इस ब्लॉक को देख रहे हो,
इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर आप देख रहे हो तो आपको स्यूडो फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा दोस्तों। इसके ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, mg फोर्स नहीं दिखाएंगे, mg तो अंदर की तरफ है भाई, ठीक है, तो mg को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। और क्या लग रहा है बताओ इसके ऊपर? इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, स्यूडो फोर्स। और क्योंकि एक्सेलेरेट इधर कर रहा है, इधर की तरफ ये स्ट्रिप एक्सेलेरेट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो स्यूडो फोर्स दिखाओगे ऊपर की तरफ दिखाओगे। कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 न्यूटन का फोर्स आप ऊपर की तरफ दिखाओगे, ठीक है। और आपकी ये जो डायरेक्शन है ये आपने x मानी है और ये डायरेक्शन आपने y मानी है। अब जरा देखिए यहां पे अगर मैं इसको रिजोल्व करूं तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे भाई। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो इस ब्लॉक का मोशन इस तरफ हो रहा है, x की तरफ, y की तरफ नहीं हो रहा। अगर इस स्ट्रिप के रेस्पेक्ट में आप चीजों को देख रहे हो, अगर आप इसके रेफरेंस से चीजों को देख रहे हो, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से अगर आप चीजों को देख रहे हो, तो इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ मोशन नहीं है। बाहर से देख रहे हो तो आपको इधर मोशन होते हुए नजर आएगा। अगर आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो तो बाहर से मान लीजिए फिक्स्ड, अगर आपने x डायरेक्शन इधर ले ली और y डायरेक्शन इधर ले ली और ये फिक्स्ड पॉइंट ले लिया ओरिजिन, तो आपको लगेगा कि ब्लॉक जो है इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से खड़े होकर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ब्लॉक तो भाई केवल और केवल इधर मूव कर रहा है, इधर कोई नहीं मूव कर रहा, अलोंग द स्ट्रिप मूव कर रहा है बस। इसका मतलब नेट फोर्स इस तरफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो आप यहां पे क्या बोलोगे? ये एंगल अगर मेरे पास आ जाए तो मैं ये वाला जो फोर्स है, ये और ये वाला फोर्स बराबर कर दूंगा, क्योंकि नेट फोर्स इधर 0 होना चाहिए, ठीक है। केवल ये फोर्स जो है वो सर्वाइव करेगा। अब ये एंगल कैसे निकालूंगी? ये वाला मैं जानता हूं कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 30 डिग्री आपको दे रखा है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, मतलब इस लाइन के साथ जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तो ये भी आपका 30 हो जाएगा भाई, ठीक है। ये तो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हो। ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है तो ये वाला एंगल 60 बनेगा, ये 60 बनेगा तो ये फिर 30 बन जाएगा, सही है। तो अब आप बताइए इस n का अगर ये वाला कंपोनेंट लूं इधर की तरफ तो मैं बोलूंगा n cos 30, 2 cos 30। इधर 2 न्यूटन लग रहा था ना, 2 तो इसकी एक्सेलरेशन थी, मास इसका 1 किलोग्राम था, तो ma लिखा था ना मैंने इसको, ma ये मेरा स्यूडो फोर्स दिखा था मैंने। m की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 2 न्यूटन आ गया था। तो इसका अगर मैं ये वाला कंपोनेंट निकालूंगा तो 2 cos 30, दिस शुड बी द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ये आएगी। और इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? वो बनेगा 2 sin 30। और ये इसको इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इधर की तरफ नेट फोर्स 0 नहीं है और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, केवल यही लग रहा है, तो ये इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये बन जाएगा मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या है? स्ट्रिप है। इसको मैं ए नोट लिख देता हूं। ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से आई है एक्सेलरेशन, मतलब इसके रिस्पेक्ट में आई है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो ए नोट की वैल्यू क्या बनेगी? वो बनेगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जो है ये इस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से इसको देखने से पता चलेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ये एक्सेलरेशन इसकी तरफ है, तो इसी के रेस्पेक्ट में अपने को देखना है। तो ये एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास। अब क्या करें बताओ? अब आप बता दो 2 सेकंड बाद क्या इसकी ये 2 सेकंड बाद कितना ये यहाँ पे पहुंचेगा। और ये भी तो इसी के अलोंग ही जा रहा है ना, इस स्ट्रिप के अलोंग ही जा रहा है ना। तो इस स्ट्रिप के अलोंग आपके पास एक्सेलरेशन आ गई है, इस तरफ स्ट्रिप के अलोंग एक्सेलरेशन आ गई है, या आप कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गई है। ये एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गई है। और यही तो हमें जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि यही एक्सेलरेशन तो रिस्पॉन्सिबल है एस के लिए, नहीं समझे? यही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ध्यान रखना भाई। तो ये क्या बन जाएगा बताओ जरा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, आपके एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आ गई है। अब आपको एस निकालना है, तो एस इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हो भाई, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। ए की जगह पे 1 पुट कर दो, टी की जगह पे 2 पुट कर दो, तो पुट करोगे तो एस की वैल्यू जो आएगी वो 2 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब 2 मीटर ये आपका डिस्प्लेस हो चुका है 2 सेकंड में। और इसके अलोंग द स्ट्रिप जो एक्सेलरेशन है वो भी हमने निकाल दी है, ठीक है, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है अलोंग द स्ट्रिप तो v इक्वल टू u प्लस 80 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर मैं अलोंग द स्ट्रिप ना पूछता, मैं नेट एक्सेलरेशन पूछता, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, अगर ब्लॉक की नेट एक्सेलरेशन की बात करता मैं, ब्लॉक बी,
ब्लॉक बी की अगर मैंने नेट एक्सेलरेशन की बात करता तो आप ये आंसर ना देते, फिर ये आंसर गलत है भाई, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की इधर नहीं आएगी, नेट एक्सेलरेशन ब्लॉक बी की इस तरफ आएगी, परपेंडिकुलर इस तरफ आएगी। आप बोलोगे सर नेट एक्सेलरेशन इधर क्यों आएगी? क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन आपने मेजर की है ये तो आपने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखी है, मतलब आपने ए के रेस्पेक्ट में बी को देखा है। ये तो ए को क्या नजर आएगी बी की एक्सेलरेशन, ये वो है। ए के ऊपर अगर आप कैमरा लगा दोगे तो ए को बी हमेशा इधर चलता हुआ नजर आएगा, तो इधर जो चल रहा है वो एक्सेलरेशन है ये तो। लेकिन अगर आप नेट एक्सेलरेशन की बात करोगे बी को तो वो ये नहीं है, ठीक है। वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आना पड़ेगा, बाहर से देखना पड़ेगा, बाहर से क्या इसकी एक्सेलरेशन नजर आ रही है। तो अगर आप बाहर से देखोगे, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते तब ये चीज को कैसे सोल्व करते जरा देखिए। उस केस में आपको क्या होता, उस केस में ये मेरा ब्लॉक होता, ब्लॉक बी, ठीक है, और ये मेरी स्ट्रिप थी भाई, और ये मेरी एक्स डायरेक्शन है जो कि फिक्स है, और ये मेरी वाई डायरेक्शन है। तो इसके ऊपर केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है एंड वो है नॉर्मल फोर्स। अच्छा, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल दोनों डिफरेंट है भाई, ध्यान देना, ठीक है। या दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आएंगे, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर चुके हो। तो ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा ये, और ये जो नॉर्मल फोर्स आएगा इसे, ये तो सेम ही आएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, यहां से अगर मैं देखूंगा, यहां से अगर मैं देखूंगा तो यहां से क्या नजर आएगा बताइए। यहां से आपको फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से केवल एक ही फोर्स नजर आ रहा है इसके ऊपर, और वो है नॉर्मल। आप बोलोगे एमजी भी तो है, एमजी तो अंदर की तरफ है भाई, वो थोड़े ना रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। एक्स वाई प्लेन में तो केवल नॉर्मल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो इधर ही आएगी, फिर माइनस वाई कैप की तरफ आएगी इधर, ठीक है, इस तरफ आएगी। तो वो निकालें कैसे, लेकिन वो कैसे आएगी, आपको नॉर्मल फोर्स निकालना पड़ेगा। नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो आएगी, ठीक है। तो मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है, तो एक्सेलरेशन जो नेट वैल्यू जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, वो नॉर्मल फोर्स के बराबर ही आ जाएगी भाई, ठीक है। और डायरेक्शन भी इधर ही आ जाएगी, सही है। तो इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो। नॉन इनर्शियल से देख रहे हो तो आपने निकाल दिया ना नॉर्मल फोर्स, यही नॉर्मल फोर्स यहां पे आप लिख सकते हो, वही आएगा, उतना ही आएगा। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर लेते हो, स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद जब आप नॉर्मल फोर्स को निकालते हो तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू वही आती है जो आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आएगी। और ये आपने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जब लिफ्ट से बंदा ऊपर जा रहा था तो जब आपने नॉर्मल फोर्स नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद निकाला था, वो था m इंटू जी प्लस ए, और बाहर वाले बंदे को भी नॉर्मल फोर्स उतना ही नजर आ रहा था। तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू सेम आएगी अगर आप स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर लेते हो तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यही आएगी। लेकिन ये तो आपने नॉन इनर्शियल से निकाली ना, मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना चाहता हूं। तो वो कैसे देखेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया था रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल कीजिए। यहां पे कैसे देखेंगे, हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। हम ये रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि रिलेटिव ही काम करेगा ना यहां पे। तो अब आप जरा देखिए, अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए बाहर वाले फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से तो केवल 2 है भाई, 2 है नीचे की तरफ 2 एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ब्रेक करूंगा तो इसको 2 कंपोनेंट ब्रेक कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। जरा देखिए, ये जो एंगल है ये 30 है, इधर वाला ये 30 है तो ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। तो अगर मैं इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को रिजोल्व करूं तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। मतलब एक माइनस एक्स कैप की तरफ आएगा और एक माइनस वाई कैप की तरफ आएगा, क्योंकि ये हमारी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस है। तो अगर आप इसका कंपोनेंट निकालोगे तो एक बनेगा 2 cos 60 माइनस एक्स कैप, तो 2 cos 60 करोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो आएगी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो बन जाएगी 2 cos 60 दैट इज माइनस आई कैप एंड 2 sin 60 सो माइनस √3 j कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगी। अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ बी। एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगी वो मुझे नहीं पता क्या आएगी, बट मुझे ये पता है कि उसकी जो डायरेक्शन आएगी, एक्सेलरेशन बी का मतलब नेट एक्सेलरेशन जो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम को जो नजर आएगी, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम को तो नेट एक्सेलरेशन नजर आएगी ना, और वो हमेशा नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन में होगी जिधर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकते हो आप अब, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जिधर होगा उधर ही नेट एक्सेलरेशन आएगी, तो वो क्या बनेगी बता रहा, वो तो माइनस वाई कैप की तरफ है, तो माइनस जे कैप, ये मुझे पता चल गया। दूसरा, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूं विद रिस्पेक्ट टू ए,
ब्लॉक बी की एक्सेलरेशन की बात करो, बी की जो एक्सेलरेशन है उसकी बात करो ए के रेस्पेक्ट में, ए के पे खड़े होकर बी को देखोगे तो बी हमेशा उधर नजर आएगा आपको, आई कैप की तरफ नजर आएगा। ये भी मुझे नहीं पता, बट ये मुझे पता है कि आई कैप की तरफ आएगा, ये मुझे पता है कि आई कैप की तरफ आएगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ बी जो है ये मुझे पता है कि ये जो आएगी ये माइनस जे कैप की तरफ होगी, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है। बराबर के इधर एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या है, माइनस आई कैप माइनस √3 जे कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अपने को पता नहीं क्या है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि आई कैप की तरफ होगा। अब आप बताओ, इधर तो जे कैप वाला कंपोनेंट है और इधर आई कैप वाला भी और जे कैप वाला, तो आई कैप वाले कंपोनेंट को जीरो कर दो भाई। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो बनेगी दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि मैंने आई कैप वाले कंपोनेंट को जीरो कर दिया। और ये वाली जो वैल्यू आएगी ये फिर √3 बन जाएगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगी वो बनेगी √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये जे कैप वाला कंपोनेंट इधर जे कैप से कंपेयर करो ना, तो यहां पे क्या था, यहां पे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी थी ना भाई, बोलिए, उसका मैग्नीट्यूड था यहाँ पे, वो माइनस जे कैप था, वो माइनस जे कैप वाला माइनस जे कैप के साथ बराबर होगा। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ बी, नेट एक्सेलरेशन आ गई मेरे पास ब्लॉक बी की, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन मेरे पास ब्लॉक बी की आ गई, और वो क्या है, वो आई है √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो आप नॉर्मल फोर्स से भी निकाल सकते थे, पिछले केस से भी निकाल सकते थे आप, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से भी आप निकाल सकते। कैसे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आपके पास नॉर्मल फोर्स आ गया, और जो नॉर्मल फोर्स होगा वही क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन होगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए, जो नॉर्मल फोर्स होगा वही इसकी नेट एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी जो नेट एक्सेलरेशन आएगी वो नॉर्मल फोर्स के बराबर ही आएगी, और नॉर्मल फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है 2 cos 30, तो √3 न्यूटन आएगा, और √3 न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिर क्या बन जाएगी, एक्सेलरेशन ऑफ बी बन जाएगी, नेट एक्सेलरेशन बनेगी बी की। ध्यान रखिएगा, नेट एक्सेलरेशन का मतलब है आप जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप देखोगे तो क्या एक्सेलरेशन आपको नजर आएगी, बी की। और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो बी की एक्सेलरेशन क्या नजर आएगी, तो फिर बी की जो एक्सेलरेशन नजर आएगी, अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो आपको इस तरफ नजर आएगी वो, और वो कितनी आएगी दोस्तों, वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। आई होप आपको समझ आया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, नॉन इनर्शियल से कैसे करेंगे। नॉन इनर्शियल से भी देखो सारी चीज सोल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ एंड ये समझ आया, ये बहुत अच्छा है। नॉन इनर्शियल में बहुत जल्दी जल्दी आप चीजों को सोल्व कर सकते हो अगर आप स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर लोगे तो, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद, स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद किस तरफ नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो किधर है। इसमें अगर आप देखोगे तो आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बी का जो मोशन है वो इस तरफ नहीं है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है स्ट्रिप के, तो इसलिए इधर की तरफ नेट फोर्स को मुझे जीरो करना पड़ेगा। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर करने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। उससे आप नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालोगे। यही नॉर्मल फोर्स जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नजर आएगा आपको, क्योंकि आप ये नॉर्मल फोर्स जो निकाल रहे हो ये स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद निकाल रहे हो। जब भी आप नॉर्मल फोर्स को स्यूडो फोर्स को कंसीडर करने के बाद निकालते हो तो वो फोर्स, नॉर्मल फोर्स और जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो नॉर्मल फोर्स है वो दोनों बराबर होंगे। यही चीज हमने लास्ट एपिसोड में भी देखी थी, उसको भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एक किस्सा जो है समझ आया कि कैसे मैं इन दोनों चीजों को देख रहा हूं। इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखिए, कुछ और क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छी थी और इजीली हमने इसको सोल्व भी कर लिया, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थोड़ा सा लंबा जाना पड़ता है अपने को, थोड़ा रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है जब आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो। तो नॉन इनर्शियल में कोई टेंशन ही नहीं है, नॉन इनर्शियल में स्यूडो फोर्स को आपको लेना होता है, ठीक है। स्यूडो फोर्स को आपको कंसीडर करना होता है। कैसे कंसीडर करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एक प्रॉब्लम ली थी और हमने लिया था कि एक चैम्बर है और उस चैम्बर में आपके पास एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक पुली है, ठीक है। ये सब मासलेस है, भी ध्यान देना। और यहां पे एक ब्लॉक है और यहां पे एक और ब्लॉक है। ये ब्लॉक मान लीजिए 3 किलोग्राम का है और ये मान लीजिए 2 किलोग्राम का है, और इस चैम्बर को मैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो है 20 न्यूटन पर मीटर। ये आपको दे रखा है। आपको बताना है कि इसकी इलोंगेशन क्या आएगी, इसकी नेचुरल लेंथ से कितना एक्स्ट्रा ये इलोंगेट हो रखा होगा, ये आपको बताना है। तो आप जरा सोचिए, ये जो है ये कौन सा आपका है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होगी। अगर मैं अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस इस चैम्बर के साथ फिक्स कर दूं तो
अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर इस चैम्बर के साथ फिक्स कर दूंगा तो मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूं, और अगर मैं बाहर से देखूंगा तो इसका मतलब मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं। बाहर मैंने एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम रखी हुई है, तो यहां पे मैं एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूं। तो इन दैट केस मुझे रिलेटिव मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बंदा यहां पे खड़ा कर दो, उसको कैसा नजर आएगा, उसको मैं बंदा बोल देता हूं, इसको ब्लॉक ए बोल देता हूं, इसको ब्लॉक बी बोल देता हूं, इस बंदे को सी बोल देता हूं, और एक बंदा जो यहां पे खड़ा हुआ है फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम पे खड़ा हुआ है, वो कैसे देखेगा, उसको यहां पे टेंशन क्या नजर आएंगी। ये टेंशन अगर मेरी टी है इधर की तरफ, तो ये भी मेरी टी बन जाएगी, और आपका जो kx है 20 इंटू एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू 2t हो जाएगा, और x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी t/10। तो मुझे अल्टीमेटली टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो टेंशन की वैल्यू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या नजर आएगी वो मुझे देखना है। तो उसके लिए मुझे रिलेटिव मोशन का सहारा लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, तो फिर आपको स्यूडो फोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। सिंपल। तो आप जब बाहर से खड़े होकर देख रहे थे तो वो तो मैंने ऑलरेडी सोल्व करवा दिया है, आप लेक्चर नंबर 19 में देखिएगा, इस प्रॉब्लम को मैंने डिस्कस किया है। अब मैं इसको दोबारा नहीं करवाना चाह रहा, ठीक है, आप वहां पे जाके दोबारा से इसको देखिए, सो दैट आप डिफरेंस को देख पाओ कि वहां पे कैसे किया था, यहां पे अब मैं कैसे कर रहा हूं। अब मैं स्यूडो फोर्स से कर रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि मोशन आपका लीनियर है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ट्रांसलेशनल मोशन हो गया ये, तो यहां पे मैं स्यूडो फोर्स को कंसीडर कर सकता हूं। कैसे करूंगा जरा देखिए, मैं इस 2 किलोग्राम ब्लॉक का एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा तो इस तरह का बनेगा। एक यहां पे टेंशन टी आएगी, ठीक है, दूसरा एक mg फोर्स होगा इसके ऊपर, और एक और फोर्स होगा, कौन सा, ये एक्सेलेरेट हो रहा है, ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है भाई, खुद ये जो फ्रेम बंदा है ये खुद जा रहा है एक्सेलेरेट, तो इसका मतलब इसके ऊपर हमें एक फोर्स और एक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो, और जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है वो आपकी 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलेरेट हो रही है, तो उतनी ही एक्सेलेरेशन इस ब्लॉक को उल्टा दे दो आप, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगा दो ma, ठीक है, तो वो फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, सही है भाई, तो ये फोर्स और लग जाएगा। अब आपको क्या नजर आएगा, अब यहां से इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो ए नोट बोल दो, ये नेट एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक की, किसके रेस्पेक्ट में है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में है, सॉरी माफ कीजिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आपने जो डायग्राम बनाया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बनाया है, इस बंदे के रेस्पेक्ट में बनाया है, तो इस बंदे के रेस्पेक्ट में बनाया तो आपने एक टेंशन फोर्स दिखा दी ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे, ठीक है, यहां पे इस ब्लॉक के लिए ऊपर की तरफ लगेगी, पुली के लिए नीचे की तरफ लगेगी, तो ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन आएगी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ टेंशन दिखा दी, एक आपने mg नीचे की तरफ दिखा दिया, और एक आपने स्यूडो फोर्स दिखा दिया ma, ठीक है, इन सब का जो रिजल्टेंट होगा वो आएगा ma नोट, लेकिन ये जो a नोट है ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है इसकी, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नहीं है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो एक्सेलरेशन आई है वो वाली एक्सेलरेशन है ये, ठीक है, ये वो वाली एक्सेलरेशन है दोस्तों। तो बताओ क्या आएगी यहां से, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो ना, लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में लगा रहे हो, दैट्स व्हाई ये जो एक्सेलरेशन आएगी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाली आएगी, ठीक है, इसको कितना नजर आ रहा है, ये वो एक्सेलरेशन नजर आएगी। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया, आपने जब लॉज ऑफ मोशन लगाया था ब्लॉक के ऊपर तो उससे जो एक्सेलरेशन निकल के आई थी उस ब्लॉक की वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वाली आई थी, वो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए आई थी, अगर आपको याद हो पिछले क्वेश्चन में। तो यहां से भी ये जो एक्सेलरेशन लिखोगे आप, ये विद रिस्पेक्ट टू सी बंदे, जो सी बंदा है इसके अंदर बैठा हुआ है लिफ्ट के अंदर या चैम्बर के अंदर, उसको जो नजर आएगी वो वाली है। तो अगर मैं यहां पे लगाऊं लॉज ऑफ मोशन तो ये बनेगा t माइनस 2g माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए नोट, ये आएगी दोस्तों। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ए नोट प्लस g प्लस 2, ये हो जाएगा दोस्तों t की वैल्यू, टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। ये तो हमने ब्लॉक इस ब्लॉक ए के बारे में बनाया है, ऐसे ही ब्लॉक बी के लिए बनाइए। अगर ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोस्तों तो कैसा बनेगा, ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप देखोगे तो ब्लॉक बी में क्या होगा जरा देखिए, ब्लॉक बी क्या है मेरा 3 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है, एंड इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है 3g, ठीक है, और एक और फोर्स लगाओ इसके ऊपर, क्योंकि आप इसके यहां से खड़े होकर देख रहे हो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, तो 3 इंटू ए ऊपर की तरफ है ना, इसकी खुद की जो एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम की वो 2a ऊपर की तरफ है, तो यहां पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा दो, और यहां पे आएगी आपकी टेंशन t, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसके ऊपर अगर आपको देखोगे तो इसकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो a नोट आएगी नीचे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन इस बंदे को लगेगा कि जितना ब्लॉक ये ऊपर सरका है उतना ही तो नीचे सरका है, सीधी बात है।
तो जिस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसी रेट से तो इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर आप इस बंदे के रेफरेंस से देखोगे तो, बाहर वाले से नहीं, क्योंकि आप स्यूडो फोर्स को ले रहे हो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो, ध्यान देना भाई। तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो आप, तो जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ये नीचे आ रहा है, जिस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसी रेट से इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन इसकी ऊपर की तरफ थी, इसकी एक्सेलरेशन हम नीचे की तरफ उतनी ही दिखा देंगे हम लोग, ठीक है। अब मान के चलें कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब आप बताओ यहाँ पे अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा, 3g प्लस 3 इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए नोट। तो यहां से माइनस टी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 ए नोट माइनस जी माइनस 2, सही है भाई। और यहां पे टी की वैल्यू ये है, यहां पे माइनस टी की वैल्यू ये है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इधर आएगा 2 ए नोट प्लस 2 टाइम्स ऑफ जी प्लस 2 प्लस ये भी जोड़ दो 3 ए नोट माइनस 3 टाइम्स ऑफ जी प्लस 2, सही है भाई। अब ये ए नोट 5 ए नोट हो जाएगा, इधर आके माइनस 5 ए नोट हो जाएगा, माइनस 5 ए नोट विल बी इक्वल टू बताइए क्या नजर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस जी इंटू माइनस इंटू जी प्लस 2, ठीक है भाई। एक बार देख लीजिए, तो यहां से आप ए नोट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ए नोट की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वो आएगी जी प्लस 2 डिवाइड बाई 5। एक बार देख लीजिए, मैंने सही लिखा है, मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो 5 माइनस 5 आई थिंक ठीक है भाई, ठीक है। तो इस तरह से ए नोट की वैल्यू आ गई। अब ए नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर दो भाई, ठीक है। तो आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू, फिर टेंशन यहां पे पुट कर देना, एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन ये ध्यान देना, ये ए नोट नेट एक्सेलरेशन नहीं है इस ब्लॉक की, ये ए नोट जो है एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये वो वाली एक्सेलरेशन है, गलती मत कर देना, ठीक है। बड़े ही ध्यान से हर स्टेप को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ से जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू बताइए जी प्लस 2, तो ये आ गया प्लस ए नोट, और ए नोट की वैल्यू क्या है, ए नोट की वैल्यू है जी प्लस 2 डिवाइड बाई 5। तो मैं क्या करूँगा बताओ जरा, 2 इंटू जी प्लस 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर ये एलसीएम लोगे तो आई थिंक 6/5 ये और आ जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए दोस्तों, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी टी। अगर टेंशन आ गया तो इसको 10 से डिवाइड करके आप इलोंगेशन निकाल सकते हो कि स्प्रिंग जो है एक्स्ट्रा कितना इलोंगेट होगा। कहानी बड़ी सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इसकी नेट एक्सेलरेशन की बात करता है कि भाई ये ब्लॉक को यहां से देखने पे कैसा नजर आ रहा है फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से, अगर मैं इसके एक्सेलरेशन ही पूछता, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, अगर सिर्फ इतना लिखा होता, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूं, इसकी एक्सेलरेशन मैं एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा हूं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इन दैट केस आपको फिर रिलेटिव मोशन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे? फिर आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको सोल्व करना पड़ेगा। आप ये लिखोगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी। आप इस तरह से रिलेटिव मोशन के से आप लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, वो तो 2 ऊपर की तरफ है भाई, ठीक है। और ये ए नोट जो आपने निकाली ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, रिलेटिव एक्सेलरेशन है इसकी सी के रेफरेंस से है, ठीक है। ये वाली जो है इसको 10 ले लो ना रफली, अगर आप इसको रफली 10 लोगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 12 प्लस 5, तो ये बन जाएगा 10/5, 10/5 इज 2.4 है ना, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, आप इसमें 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दैट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी इसकी, बाहर से क्या नजर आएगी। कई बार सिर्फ ये लिखा होता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए बताइए, इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जानने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ठीक है, यहां पे मिस्टेक ना हो। ऐसे ही अगर मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ, तो फिर से आपको रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा। आपको एक्सेलरेशन ऑफ बी पता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू सी आपको पता है इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सी वो यही है, बस वो डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी तो ऊपर की तरफ है 2 और ऊपर की तरफ जे कैप लिख देता हूं मैं इसको, और एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी क्या है, वो नीचे की तरफ है भाई, कितना है वो नीचे की तरफ 2.4। तो आप क्या करोगे -2.4 जे कैप, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू -0.4 जे कैप। इसका मतलब डाउनवर्ड आएगी इसकी एक्सेलरेशन, जो बी की एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड आएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
और इसकी एक्सेलरेशन अपवर्ड आएगी 4.4 मीटर पर। इसका मतलब बाहर से देखने पे दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग है, लेकिन अंदर से देखने पे दोनों की एक्सेलरेशन सेम आएगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और कुछ नहीं है, दोनों की सेम आएगी। लॉजिक भी तो यही कह रहा है ना। आप खड़े यहां पे खड़े होकर देखोगे तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा, जिस रेट से ऊपर जा रहा है उसी रेट से नीचे की तरफ आ रहा है, सेम ही रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ आएगी कैसे हम जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है, और उससे आप जो एक्सेलरेशन निकालोगे वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही निकलेगी, ध्यान दीजिएगा। और जो टेंशन निकलेगी ये कौन सी निकलेगी? टेंशन जो आएगी वो तो सेम ही आएगी, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली टेंशन बोलो ये वाली, चाहे नॉन इनर्शियल, ये सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी भाई? क्योंकि इसमें आपने सूडो फोर्स को कंसीडर कर लिया है। सूडो फोर्स को अगर कंसीडर कर लिया है तो जो टेंशन फोर्स या नॉर्मल फोर्स जो भी आप कैलकुलेट करते हो वो सभी के सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी उतने ही आएंगे। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू जो यहां से आपने निकाली है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से, वही आपकी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी उतनी ही टेंशन आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर कैसे बताओ? चलिए मुझे एक बात बताओ, एक ही एक्सेलरेशन हमें नेट पता है कि क्या नेट एक्सेलरेशन है, एक ही एक्सेलरेशन है ये। तो अगर मैं टेंशन की वैल्यू निकालूं, अगर इसके ऊपर लॉज ऑफ मोशन लगाऊं, ए के ऊपर अगर मैं लॉज ऑफ मोशन लगाऊं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आप बोलोगे टेंशन टी ऊपर है और नीचे की तरफ mg है, बस यही तो है भाई। तो आप बोलोगे t माइनस mg इज इक्वल टू ma, m ऑफ ब्लॉक ए। बोलिए भाई, तो यहां से t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m इंटू जी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a, और एक्सेलरेशन ऑफ a आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, g की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, m की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो टेंशन की वैल्यू क्या आएगी 2 टाइम्स ऑफ g की वैल्यू 10 ले लो, और एक्सेलरेशन ऑफ a क्या है बताइए? एक्सेलरेशन ऑफ a है 4.4, तो कितना बन जाएगा बताओ ये? 14.4 इंटू 2, तो दैट विल बी 28.8 न्यूटन। ये आपको टेंशन नजर आएगी बाहर वाली इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से। हम यहां पे देखो सूडो फोर्स नहीं लिया मैंने, ठीक है, तो यहां से ये आपको आ गया। अब आप जरा देखिए, अगर आप अंदर से सोचते तो टेंशन क्या आती? तो टेंशन की वैल्यू क्या थी? तो टेंशन की वैल्यू ये थी, इसमें पुट कर देते हैं ए नोट की वैल्यू। तो ए नोट की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए नोट की वैल्यू है 2.4, और इसको आप 10 ले लो और इसको आप 2 ले लो, तो ये भी क्या बन रहा है? ये भी वही बन रहा है 28.8। ठीक है, आप देख सकते हैं अंदर 14.4 इंटू 2 कर दोगे तो 28.8 ही आएगा। सही है, तो उतना ही आंसर आपको यहां से भी मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। तो टेंशन जो फोर्सेस की वैल्यू वो उतनी आएंगी, लेकिन जो एक्सेलरेशन जो निकल के आई है, ये जो एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू सी आई है इस ए की एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर से एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ नेट एक्सेलरेशन इसकी बतानी है, तो फिर आपको रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आई कहानी कि कैसे हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में रहते हुए प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलते चलते एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है मेरे पास, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है। मान लीजिए कि इसका मास जो है वो m है और इसका भी m है, और ये जो सरफेस है नीचे या जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस। और ये सरफेस भी आपका जो इन दोनों का ऊपर वाला ब्लॉक और नीचे वाला ब्लॉक, इसको ए ब्लॉक बोल दीजिए, इसको बी ब्लॉक बोल दीजिए, ये भी आपका फ्रिक्शनलेस है, ये भी आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, तो दोनों के दोनों सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है। अब आप क्या कर रहे हो, यहां पे एक फोर्स एक्ट कर रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो, एफ फोर्स। आपको बताना है एफ फोर्स की वैल्यू मैं क्या लूं कि ये स्लाइड ना करे इसके ऊपर और दोनों एक साथ चलते रहे। ठीक है, सिंपल। तो ये तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें बस नीचे फोर्स लगा रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, ऊपर फोर्स लगा रहे हो। उसमें बस इधर से फोर्स लग रहा था, इसमें इधर से फोर्स लग रहा है, तो कोई इसमें मुश्किल चीज तो है नहीं भाई। आप क्या करोगे, आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे जरा देखिए, इसको आप इनर्शियल नॉन इनर्शियल दोनों से ही कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। पहले तो मुझे बताओ, ये स्लाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्लाइड नहीं हो रहा, तो आप क्या ट्रीट कर सकते हो, आप ट्रीट कर सकते हो कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों क्या है, दोनों एक साथ ज्वाइन हो रखे हैं, एक साथ ही चल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हो इस पूरे को मैं 2m ब्लॉक मान लेता हूं, ठीक है, और फोर्स F लगा रहे हो, और बाहर से अगर आप देखोगे एक फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस से अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि यहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, F इज इक्वल टू 2m इंटू ए।
तो ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी F/2m, और ये जो एक्सेलरेशन होगी ये क्या होगी, ये ब्लॉक ए की भी होगी और यही ब्लॉक बी की भी होगी, क्योंकि दोनों चिपके हुए एक साथ, वो स्लाइड नहीं कर रहा कोई भी किसी के ऊपर। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों की एक्सेलरेशन जो है वो सेम ही आएगी, दोनों की एक्सेलरेशन बराबर आएगी। ठीक है, मुद्दा है कि मैं F की वैल्यू कैसे निकालूं। तो अगर मेरे पास ये एक्सेलरेशन आ जाए तो बात बन जाए भाई, ये वाली एक्सेलरेशन जो है ये आ जाए तो बात बन जाए। अब ये एक्सेलरेशन कैसे निकालें, ध्यान रखना ये एक्सेलरेशन दोनों की एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम। अब एक काम करते हैं, ये ए निकालने के लिए हम इसकी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं और इसके फ्रेम से जरा सोचते हैं। अब अगर मैं इस ब्लॉक बी की अपनी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अज्यूम कर लूं, या ब्लॉक ए की भी ले सकते हो, दोनों किसी की भी ले सकते हो, तो चलिए मैं ब्लॉक बी की कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूं और उसके रेस्पेक्ट में देखना शुरू करता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्लॉक बी जो है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर दी और ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट्स वाई अब ये क्या बन गया, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम आ गई है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बी को देखूंगा और बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखिए। अगर मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं बोलूंगा कि बी के ऊपर एक तो फोर्स F आपका इधर लग रहा है, ठीक है, और एक इसके ऊपर इसका mg फोर्स है भाई नीचे की तरफ, एक इसका mg फोर्स है। ऑब्वियसली यहां पे कुछ एंगल भी ले लो भाई, थीटा, ठीक है, ये एंगल आप थीटा ले लो, ठीक है। तो एक mg फोर्स है और ये एंगल जो है ये थीटा है भी, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा एक mg है और एक क्या है बताओ, एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है। लेकिन ये सारे फोर्सेज नहीं है, अभी आप लॉज ऑफ मोशन लगा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये आपका क्या है बताओ, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, तो आपको एक और फोर्स लेना पड़ेगा इस तरफ, और वो कौन सा फोर्स होगा, वो होगा m × a, जिससे एक्सेलरेट हो रहा है। दोनों ही सेम एक्सेलरेट हो रहे हैं, दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे हैं, और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू a है, तो उसके उल्टा फोर्स इधर लगेगा। सही है, ये मेरे पास क्या बन गया, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब सुनिएगा, इस फ्री बॉडी डायग्राम में मैं ये बोल सकता हूं इधर की तरफ कोई मोशन नहीं है, इस तरफ ब्लॉक जो है वो आगे जा रहे हैं, दोनों के दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो नेट फोर्स इस तरफ 0 आएगा, नेट फोर्स आपका इस तरफ होगा। सही बात है, नेट फोर्स आपका इस तरफ बनेगा। बोलिए भाई, बताइए मैंने सही बोला क्या? नेट फोर्स इस तरफ जो है वो 0 होगा। वैसे आप इसको दूसरे तरीके से समझिए, इधर भी मत मानिए आप नेट फोर्स को। अगर मैं अपनी रेफरेंस जो एक्सिस ली है मैं इसको इस तरफ ले लूं कि इधर मैंने एक x ले लिया और इधर मैंने y ले लिया, ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, किधर भी x y मान सकते हो, तो भी ये नॉन इनर्शियल रहेगी। ये तो डायरेक्शन मानने का सवाल है भाई, ओके, तो किधर भी मान सकते हो डायरेक्शन तो अपनी। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक मेरी डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, तो आपका नेट फोर्स, क्योंकि ये स्लाइड नहीं कर रहा है इसके ऊपर, तो नेट फोर्स इधर भी 0 होगा और इधर भी 0 होगा, उसके परपेंडिकुलर भी 0 होगा। आप ये कह सकते हो, क्योंकि ये ऑलवेज इसके ऊपर ही रहता है। अगर ये ऑलवेज इसके ऊपर है तो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नेट मोशन इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं जा सकता है, इसके अंदर ये सरफेस आ गया ना, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान हो गया। अगर मैं ये 2 डायरेक्शन कंसीडर कर लूं तो अपनी जो रेफरेंस एक्सिस यहां पे मानी थी आपने नॉन इनर्शियल रेफरेंस, उसकी 2 डायरेक्शन इधर ही ले लो ना यार, जानबूझ के, ठीक है, इसी के अलोंग ले लो ना, उससे आसानी रहेगी आपको। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इसको रिजोल्व कर लेते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक डायरेक्शन ली है, तो परपेंडिकुलर, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इसको एक पार्टिकल की तरह दिखा दो ना भाई। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो कौन कौन से फोर्सेस है, एक ma फोर्स है इधर, इस तरफ आपका एक F फोर्स है, इस तरफ आपका एक F फोर्स है, ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स होगा, एक F फोर्स होगा, एक ma फोर्स होगा, एक mg फोर्स होगा, बस यही है। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बताओ फिर, ये थीटा हो जाएगा भाई, ठीक है, ये मेरे पास थीटा हो जाएगा। तो अब आप बताइए, आप ये कह सकते हो, और इसके परपेंडिकुलर भाई एक डायरेक्शन ये भी है ना, हाँ जी। अब जरा देखिए भाई, तो ये मेरे पास थीटा है, ठीक है, तो इस mg का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं तो एक कंपोनेंट इधर आएगा mg का, ठीक है, और इस f का भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो अगर मैं इधर की तरफ 2 फोर्सेज निकालूं तो कौन कौन से फोर्सेज आएंगे इधर की तरफ, एक तो आएगा f, और ये 90 माइनस थीटा है तो f cos 90 माइनस थीटा, इसका मतलब f sin थीटा, प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। ये 2 फोर्स जो है ये आपको इधर की तरफ नजर आएंगे। सही है भाई, ये 2 फोर्स आपको इधर की तरफ नजर आएंगे, क्योंकि दोनों का ये, और उस तरफ कौन से फोर्स आएंगे, एक तो नॉर्मल फोर्स है और एक कौन सा, इस ma का कंपोनेंट निकाल लो भाई। तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये बन जाएगा ma
एम ए और cos 90 माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा। आप ये लिख सकते हो। मैंने इस फोर्स के फोर्स के एक कंपोनेंट इधर ले लिया, एक कंपोनेंट में इधर लूंगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट बनेगा एम ए साइन थीटा बनेगा और एक नॉर्मल फोर्स इधर है। इसी तरह इस एफ के एक कंपोनेंट इधर ले लिया और एक एम जी का इधर ले लिया। सही बात है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? दूसरी इक्वेशन में मैं ये वाला कंपोनेंट लूंगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? इधर से एम जी कॉस थीटा, ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, और ऐसे एफ का निकाल लो तो प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, एम जी साइन थीटा इधर बनेगा, एफ कोस थीटा उधर बनेगा भाई। तो ये तो गड़बड़ कर दी भाई। एम जी साइन थीटा आपका इधर हो गया, उसी में एम ए वाला भी जोड़ दो, एम ए कोस थीटा, एम ए कोस थीटा इधर हो गया, मस्ट बी इक्वल टू ये एफ वाला इधर वाला कंपोनेंट, तो ये बन जाएगा एफ कोस थीटा। आई होप आपको समझ आया ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों। तो एफ कोस थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से भाई अल्टीमेटली तो मुझे एफ की वैल्यू बतानी है ना, तो ए की वैल्यू को मैं एफ की टर्म में लिख देता हूं भाई। ए की वैल्यू को एफ की टर्म में लिख देता हूं। तो जरा देखिए क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस एम इंटू एफ अपॉन 2m कोस थीटा इज इक्वल टू एफ कोस थीटा। ये बन गया भाई। तो ये कट गया यहां से, ठीक है। एफ को उधर ले जाओ तो बन जाएगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ इंटू कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 2। एक बार देख लो भाई। तो यहां से अगर आप f की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा 2mg साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो f की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2mg टेन थीटा। ये मेरे पास जो है f की वैल्यू आ जाएगी भाई। इतना फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा जो है ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। और हमने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से किया, ध्यान देना, हमने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में रहते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम जो है ये समझ आई। चलिए अब एक और प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम जरा देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल रिजॉल्व करना है फोर्सेस को, और आपको ये देखना है कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से किस डायरेक्शन में नेट फोर्स मेरा जीरो है, बस ये आपको देखना है बस, ठीक है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सवाल है। और इंटरेस्टिंग सवाल क्या है जरा देखिए। एक पुली है मेरे पास, और पुली जो है यहां पे हमने, और यहां पे एक रस्सी है, और इधर क्या है, इधर एक चैम्बर है, और इस चैम्बर का मास जो है वो मान लीजिए मेरे पास वो दे रखा है आपको 10 किलोग्राम, ठीक है। इसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, बंदा बैठा हुआ है, और बंदे का मास है 50 किलोग्राम। और वो जो बंदा है वो इस रस्सी को पकड़े हुए है, और इस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, इस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, सच दैट ये जो चैम्बर है ये, और उसके साथ साथ खुद भी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे। इतना फोर्स लगा रहा है ये नीचे की तरफ, सच दैट कि ये पूरा चैम्बर के साथ साथ खुद जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या आएगी। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन आपको बतानी है, ठीक है। कितनी टेंशन आपको इस स्ट्रिंग में देखने को मिलेगी। ये खुद एक्सेलेरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये बंदा जो है एक्सेलेरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो चैम्बर भी एक्सेलेरेट हो रहा है। अच्छा, ये एक्सेलेरेशन कहां से मेजर की गई है? ये एक्सेलेरेशन फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से है भाई, ध्यान देना, ठीक है। फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से ये बंदा जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर उठ रहा है। आपको बताना है कि कितनी टेंशन है यहाँ पे स्ट्रिंग में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेंशन आएगी वही टेंशन यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, और अगर मैं इस बंदे के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो बंदे के रेस्पेक्ट में बंदा क्या है बताओ? बंदा खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बंदा जो है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है दोस्तों। तो अगर मैं इस बंदे के रेस्पेक्ट में चीजों को देखूं और इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो क्योंकि ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है, तो यहां पे मुझे क्या लगाने पड़ेंगे? सारे के सारे स्यूडो फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो जरा देखिए इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो mg फोर्स लगेगा इसके ऊपर 50 × g,
एक इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। कौन सा नॉर्मल फोर्स लगेगा? जो नीचे वाला सरफेस इस पे लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। एक इसके ऊपर टेंशन फोर्स लगेगा भाई, तो यहां पे आप टेंशन फोर्स को दिखा दो। और एक और फोर्स है स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये एक्सेलेरेट हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स और लग जाएगा नीचे की तरफ, 50 इंटू ए, 50 इंटू ए। सही है। तो अब यहां पे अगर मैं इसको देखूंगा तो बंदे को तो ऑलवेज खुद रेस्ट पे ही नजर आएगा। बंदे को तो नहीं लगेगा कि मैं चल रहा हूं 2 मीटर पर सेकंड। बंदा तो बस खड़ा है, रस्सी को खींच रहा है बस, ठीक है। तो बंदे के रेस्पेक्ट में तो हर चीज रेस्ट पे ही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स जो है वो बराबर हो जाएंगे। तो T प्लस एन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 इंटू जी प्लस 2। तो ये आ जाएगा T प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 इंटू 12। सही है भाई, ये बन जाएगा 600 बन जाएगा भैया। तो T प्लस एन की वैल्यू जो है वो 600 के बराबर आएगी। बोलिए भाई कोई दिक्कत है तो? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तरह देखते हैं। अब हम इस चैम्बर की बात करते हैं, इस चैम्बर की बात करते हैं भाई। तो इस चैम्बर को अगर आप देखोगे तो कैसे देखोगे, जरा देखिए। इस चैम्बर का अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इस चैम्बर का जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, वो जरा देखिए। इस चैम्बर के ऊपर एक तो टेंशन फोर्स है भाई, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल फोर्स बंदे पे लग रहा था वही नॉर्मल फोर्स अब आपको इस पे नीचे लगेगा। और ऑब्वियसली इसका खुद का भी mg फोर्स है भाई। mg कितना बताओ? 10g, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, चैम्बर को एक बंदा देख रहा है, ध्यान से देखिए। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चैम्बर का डायग्राम बना रहे हो भाई, ध्यान देना। इस रेफरेंस फ्रेम से चैम्बर का वो बना रहे हो, तो ये जो रेफरेंस फ्रेम है ये चैम्बर के रेस्पेक्ट में भी रेस्ट पे ही है। तो इस रेफरेंस फ्रेम को लगेगा कि चैम्बर जो है वो भी रेस्ट पे है, क्योंकि उसी के अंदर है तो है ये। तो आप सोचिए, इसके ऊपर इसका मतलब एक स्यूडो फोर्स और दिखाना पड़ेगा। ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो चैम्बर के ऊपर एक टेंशन आ गई, एक इसका खुद का फोर्स हो गया mg, ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर इसने लगा दिया, बंदे ने इसके ऊपर नीचे की तरफ लगाया है। और क्या होगा, और इसके ऊपर एक और फोर्स आएगा, वो आएगा 10 इंटू 2, तो 20 ये और आ जाएगा। सही है। तो अगर मैं यहां से इसका लिखूं तो ये भी रेस्ट पे ही है भाई। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ये चैम्बर भी रेस्ट पे नजर आएगा, बंदा भी रेस्ट पे नजर, तो बंदे का ऊपर भी नेट फोर्स 0 कर दिया और चैम्बर के ऊपर भी नेट फोर्स हम 0 करेंगे। तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? T की वैल्यू हो जाएगी 20, मतलब m इंटू ए 20 प्लस 10g 100 प्लस नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स प्लस 10g प्लस ma मस्ट इक्वल टू T, ठीक है। तो यहां से अगर मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकाल लूं या ऊपर से निकाल लूं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, वो आएगी 600 माइनस T। वो पुट कर देते हैं यहां पे, तो T विल बी इक्वल टू 20 प्लस 100। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 600 माइनस T, और T को इधर ले आओ तो 2T विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ जरा? 900। सही है भाई, 2T इक्वल टू 900 हो जाएगा। T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 450 न्यूटन हो जाएगी भाई। तो टेंशन जो है वो मेरे पास आएगी 450 न्यूटन, और ये हमने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से निकाला है दोस्तों। अगर इसी को मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से निकालता तो कैसे करता, जरा देखिए, वो भी एक बार जरा ट्राई कर लेते हैं। तो अगर मैं इस बंदे का डायग्राम बनाऊं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, इस बंदे का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा इस बंदे का अपना फोर्स है mg, ठीक है। mg मतलब 50 इंटू g, तो 500 ले लो। इस बंदे के ऊपर एक टेंशन लग रही है T, और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ N। बस यही फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल फोर्स है, एक mg है, और एक टेंशन है, बस और तो कोई नहीं है भाई। इसके ऊपर रस्सी को नीचे खींच रहा है, रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रही है भाई, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे T प्लस N माइनस 500 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 50 इंटू ए की वैल्यू 2 कर दो। तो यहां से T प्लस एन की वैल्यू क्या बनेगी दोस्तों? T प्लस एन की वैल्यू बनेगी 600। यहां से T प्लस एन की वैल्यू बनेगी 600, जो पहले आप निकाल चुके हो, यही यहां से भी निकली है। फिर आ जाइए इसके लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए या चैम्बर के लिए। तो अगर आप चैम्बर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो चैम्बर का कैसे बनाओगे जरा देखिए। चैम्बर के ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, जो कि बंदे ने इसके ऊपर एक्ट किया है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। एक इसका खुद का फोर्स लग रहा है 10g, तो 100 न्यूटन का फोर्स खुद हो गया। एक इसके ऊपर टेंशन लग रहा है ऊपर, और रिजल्टेंट क्या है इसका कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये चैम्बर भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां से आप क्या लिखोगे? T माइनस एन माइनस 100 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इसका 10 है, एक्सेलरेशन 2 है, तो ये हो जाएगा 20। तो यहां से क्या आ जाएगा? T इज इक्वल टू 120 प्लस n आ जाएगा भाई, ठीक है। ये n भी उधर चला गया, 100 भी उधर चला गया, तो T की वैल्यू क्या बन जाएगी? 120 प्लस n। तो देखो यहां से वही तो है, T इज इक्वल टू 120 प्लस n।
तो दोनों की दोनों इक्वेशन सेम बन रही है अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी इसको सोल्व कर रहे हो तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम सेम प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर सकते हैं और कैसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इक्वेशन को लिख सकते हैं, स्यूडो फोर्स को कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी आई और ये अंडरस्टैंडिंग आपको बनी। आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर हम एक नए चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगले एपिसोड में एक और नए फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन को अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो अब हम फ्रिक्शन को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।